तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम पजल से फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार यस लिख दो अगर दिख रही है तो। ओके, आयुष ने पूछा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए ठीक है। आयुष, आप कौन सी बुक कर रहे हो? आप नाम आपको पता होगा उस बुक का, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से। तो उसमें कोई नाम लिखा होगा ना? मेरे को इस बुक के बारे में पता नहीं है, बट बेसिक्स के लिए तो मैं बोलूंगा कि आप कोई भी बुक करो, सही है। तो आप वही है, प्रैक्टिस की बात है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए डीआई के क्वेश्चंस हम करेंगे। हाँ, आर एस अग्रवाल इज अ ग्रेट बुक। मैं भी आर एस अग्रवाल से ही करता था। डीआई के क्वेश्चंस उतने नहीं मिलेंगे, बट आपकी जो एमएचसीटी वगैरह की तैयारी है वो आर एस अग्रवाल से सफिशिएंटली हो जाएगी आपकी। तो श्रीपद देव जो आयुष ने लिखा है उसका मेरे को आइडिया नहीं है उतना। मैं एक बार चेक कर लूंगा कौन सी बुक है, बट ऐसे अभी आप बस प्रैक्टिस करो, उससे हो जाना चाहिए। आगे जाके एक बार आपकी अगर श्रीपद देव आयुष खत्म हो गई तो मैं बोलूंगा कि आप आर एस अग्रवाल पे ही चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल से सीधा सीधा एमएचसीटी वगैरह में आ जाते हैं, एलेट में, एमएचसीटी में। इवन पहले क्लैट में भी आर एस अग्रवाल से सीधा क्वेश्चंस उठा के वो डाल देते थे। तो आर एस अग्रवाल मैं बोलूंगा कि बेस्ट बुक होगी। डीआई के लिए हम शीट्स वगैरह देंगे, मैं आपको अभी शीट्स बना के दूंगा आगे डीआई के लिए, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी। क्योंकि डीआई जो क्लैट में आता है उसके लिए कोई अलग से ऐसी बुक आती नहीं है, एक दो अरिहंत वगैरह की आती है। बट उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें सेलेक्टिव तरीके के ही क्वेश्चंस करते हैं। तो वो मैं आपके लिए शीट्स बना के दूंगा। तो डीआई की चिंता आप मत करो, बट एमएचसीटी वगैरह के लिए आर एस अग्रवाल इज अ वेरी गुड बुक। ओके, सो मैं अब पजल से शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एक बार बेसिक बताता हूँ कि पजल्स के क्वेश्चंस में करना क्या होता है। सो पजल के क्वेश्चंस में आपको बेसिकली क्या होगा कि देखो, पजल के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तीन तरीके के होते हैं। पहले पजल के क्वेश्चन होते हैं जनरल कैटेगराइजेशन के, कि मान लो आपको बोल देंगे कि छह अलग अलग कार्स है। कार्स के नाम बोल देंगे कि अलग अलग कंपनी की, कि ये मारुति की कार है, ये होंडा की कार है, ये hyundai की कार है। कैन यू चेंज, हाउ एम आई सपोज टू चेंज द लेआउट? आप एक बार बता देंगे? विजिबल नहीं है क्या? लाइक इफ आई एम राइटिंग एनीथिंग। अच्छा, ओके ओके ओके, आई कंटिन्यू। सो बेसिकली पजल हाफ स्क्रीन आ रही है। हाँ, एक्चुअली मेरे को चैट बॉक्स देखना है ना आपका, सो इसीलिए मेरे को दूसरी हाफ स्क्रीन ही चाहिए होगी, और हाफ स्क्रीन में मैं आपका लिखूंगा, आपके लिए लिखूंगा। सो पजल में मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। आपको जैसे कार वाले एग्जांपल ही देता हूँ कि आपको छह कार्स दे देंगे वो, कि ये छह कार्स है। और आपको बोलेंगे कि इन छह कार्स के छह अलग अलग कलर्स है, कि एक कार एक कलर की है, एक कार एक अलग कलर की है, और ऐसे हर कार का एक अलग कलर है। और आपको वो घुमा घुमा के स्टेटमेंट्स देंगे कि अच्छा, ये वाली कार ये कलर की है, ये वाली कार इस कलर की नहीं है। और आपको उन सारे जितने भी स्टेटमेंट होंगे उन सबको एक साथ यूज करके आपको पता करना है, फाइनली उनको बताना है कि कौन सी कार किस कलर की होगी। तो इसमें जो क्वेश्चंस जैसे कार वाले में आएंगे तो वो यही आएंगे कि रेड कलर की कौन सी कार है, या Hyundai वाली कार किस कलर की है, मारुति वाली कार किस कलर की है। तो ये आपका एक तरीके का क्वेश्चन होता है पजल का। फिर एक और तरीके का क्वेश्चन जो आपका होता है पजल का, वो होता है फैमिली का और जेंडर का। तो फैमिली जेंडर वाले में क्या होगा कि आपको एक फैमिली ट्री टाइप दे देंगे, एक पूरे फैमिली की, कि बोल देंगे कि एक्स है, उसकी मम्मी वाई है, एक्स के पापा जेड है,
एक्स के पापा जे है, ऐसे करके अलग अलग चीज बना के आपको एक पूरी फैमिली ट्री एक्स से रिलेटेड बोल देंगे कि घुमा घुमा के आपको देंगे, और आपको बेसिकली एक्स की फैमिली ट्री बनानी होगी। और फिर उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा एक्स के दादाजी का नाम क्या है, या एक्स के बेटे का नाम क्या है। ऐसा जो होगा ये आपका फैमिली वाला क्वेश्चन होता है। इसमें आपको बेसिकली एक पर्सन से रिलेटेड उसके सारे फैमिली मेंबर्स वगैरह के नाम घुमा फिरा के देंगे, और एंड में आपको पूछना है कि अच्छा मान लीजिए कि एक्स के दादा जे है और एक्स की मम्मी जेड है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जे और जेड में क्या रिलेशन है। ऐसी चीजें पूछेंगे वो। ये होता है आपका फैमिली वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट दो तरीके की होती है। एक होती है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। उसमें क्या होता है कि आप मान लो कि 5 लोग एक रो में एक के पीछे एक खड़े हुए, या एक के बगल में एक खड़े हुए, और आपको पांचों के नाम दे देंगे और बोल देंगे कि अच्छा ABCDE नाम है, तो ए बंदा जो है वो ई के 2 लोग राइट में छोड़ के खड़ा है, या फिर जो सी बंदा है वो ई के जस्ट लेफ्ट में खड़ा है, या जो ई बंदा है वो सी के लेफ्ट में 2 लोग छोड़ के खड़ा है। ऐसे आपको घुमा फिरा के वो स्टेटमेंट्स देंगे, और आपको बताना है कि जो 5 लोग हैं वो किस ऑर्डर में खड़े हैं। सो आपको पूछ लेंगे कि लेफ्ट से अगर स्टार्ट करें तो थर्ड बंदा कौन है पांचों में जो खड़ा है, या राइट से स्टार्ट करें तो सेकंड में कौन खड़ा है, या इस पर्सन के लेफ्ट में कौन है, इस पर्सन के राइट में कौन है। ऐसे क्वेश्चन पूछते लीनियर अरेंजमेंट में। लीनियर अरेंजमेंट में क्या है कि लोग एक के बगल में एक खड़े, या एक के पीछे एक लाइन में खड़े हैं। लाइन में हुआ मतलब लीनियर हुआ। दूसरा आपका होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है कि मान लो एक सर्कल में लोग टेबल टाइप, मान लो एक सर्कुलर टेबल है, उस पे लोग बैठे हुए हैं। तो आप मतलब ऐसे मान लो कि ये सर्कल है, तो कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, ऐसे 8 लोग बैठे हुए। आपको ये बोल देंगे कि ऐसे 8 लोग बैठे हुए, और आपको बोल देंगे कि ए यहाँ पे बैठा हुआ है, और बी यहाँ पे बैठा हुआ है, और डी यहाँ पे बैठा हुआ है, और फिर बोल देंगे कि डी के 2 राइट में सी बैठा हुआ है। तो आप देखोगे कि डी ऐसे अंदर देख रहा है, तो 2 राइट में डी के यहाँ पे सी बैठा हुआ है। ऐसे आपको सबका नाम भरना पड़ेगा, और फिर उसमें फिर से ये पूछेंगे कि मान लो ए है, तो ए के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, तो ए यहाँ पे ऐसे देख रहा है, तो ए के थर्ड टू द लेफ्ट बी होगा। तो आपको ऑप्शन में जैसे बी लिखा होगा तो आपको बी चूज करना होगा। तो ये मेन 3 तरीके होते हैं सर्कुलर मतलब पजल्स के। पहला जैसे मैंने बताया कि जनरल क्लासिफिकेशन होता है, जो कार वाला एग्जांपल मैंने दिया कि आपको कुछ भी दे देंगे कि ऐसे ऐसे है और इनका ऐसे ऐसे, और आप बताओ कि कौन सी चीज क्या है, या कौन सा कलर किसका है, या ऐसी कुछ भी हो सकता है। जनरल चीजें मोस्टली जो क्वेश्चंस पजल्स के होते हैं वो इन्हीं पे आते हैं। दूसरा आपको जो मैंने बनाया कि फैमिली ट्री पे होता है, तो आपको एक बंदे की पूरी फैमिली ट्री घुमा फिरा के वो बनवा देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि अच्छा एक्स का चाचा कौन है, एक्स का भाई कौन है, एक्स का बेटा कौन है। ये सब चीजें पूछेंगे। और तीसरा जो आपका होता है वो सीटिंग अरेंजमेंट वाला होता है। उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक ये सर्कुलर वाला होगा और एक ये लीनियर वाला होगा कि 5 लोग ऐसे खड़े हुए हैं ABCD, तो उसमें से आपको बताना होगा। इतना क्लियर है? जो मैंने क्वेश्चंस के टाइप्स बताए आपको, एक बार यस लिख दो अगर क्लियर है। नहीं, वेन डायग्राम नहीं होगा। ये वेन डायग्राम आपका सिलॉग्स पे यूज होता है। वेन डायग्राम थोड़ा अलग होता है। वेन डायग्राम में आपको जब भी सिलॉग्स पढ़ाऊंगा तब आपको सिखा दूंगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। ये नॉर्मल पजल है। इसमें बस हम एक सर्कुलर टेबल बना रहे हैं बेसिकली, और टेबल के आसपास जितने लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को बस हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग इतने यस है। ओके ग्रेट। सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। उसमें आपको बेसिकली जो आज हम क्या करेंगे, आज हम जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे पजल का। जो मैंने आपको सबसे पहले कार और कलर वाला एग्जांपल दिया, वैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छा, अब जब हमें वैसे क्वेश्चंस देते हैं तो हमें बेसिकली जैसे मैंने बताया हमको क्या दिया होगा, हमको 6 लोग दिए होंगे कि ये 6 कार्ड्स है बेसिकली, और बोल देंगे कि रेड येलो ब्लू ऐसे ऐसे ग्रीन कलर्स है। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पजल को सॉल्व करने का, होता है हम एक टेबल बना रहे। तो जैसे ही हम एक टेबल बना लेंगे कि अगर 6 कार्ड्स है ABCDEF,
और उनके 6 कलर्स है, रेड ब्लू येलो ग्रीन। तो जब हम एक टेबल बनाएंगे ना, तो वो सबसे इजी तरीका होगा हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि उसमें हम सीधा सीधा टिक करेंगे कि मान लो हमें दिया हुआ है कि जो ए कार है वो येलो कलर की है, तो हम उसमें टिक कर देंगे कि ए कार येलो कलर की है, और अगर ए कार येलो कलर की है, तो मतलब और कोई भी कार येलो कलर की हो नहीं सकती है। तो मैं आपको एक बार ये टेबल दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सो जैसे आपको ये टेबल दिख रही है, यहाँ पे 3 टेबल्स बनी हुई है। आप एक बार यस लिख दो अगर आपको ये टेबल दिख रही है। ओके। सो जैसे ये टेबल है ना, अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि ABCDEF 5 चीजें हैं, और उसको हम 3 चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, हिस्टोरिकल, इंडस्ट्रियल और हिल स्टेशन। मैं अज्यूम करता हूँ कि मान लो ये 6 शहर है, और हमें बताना है कि कौन सा शहर हिस्टोरिकल है, कौन सा शहर इंडस्ट्रियल है, कौन सा शहर हिल स्टेशन है। अब आप देखो कि जैसे कार वाले एग्जाम्पल में तो मैंने बोला था कि 6 गाड़ियां हैं और 6 अलग अलग कलर है, तो हर गाड़ी का एक अपना सेपरेट कलर होगा। बट यहाँ पे आप देखो कि 6 सिटीज है, लेकिन 3 तरीके की ही कैटेगरी में वो डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिपीट होगा। रिपीट होगा मतलब कि अगर ए हिस्टोरिकल सिटी है, तो हो सकता है कि बी भी हिस्टोरिकल हो सकता है सी भी हिस्टोरिकल हो। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, हम उसको देख के ही समझ सकते हैं कि कैसा टेबल हमें बनाना पड़ेगा और उसके बाद कैसे सॉल्व होगा। तो ये हमारा एक बेसिक टेबल होता है जो हम बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन में 2 तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत इजी है, वो सीधा सीधा बोल देगा कि मान लो ए जो है, ए एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो अगर ए इंडस्ट्रियल सिटी है, तो आप यहाँ देखो अगर लिखा है कि ए इंडस्ट्रियल सिटी है, तो हम सीधा टिक कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए इंडस्ट्रियल सिटी है, तो मतलब यहाँ पे टिक। मगर अगर हमें बोल दिया कि अच्छा ए जो है वो हिस्टोरिकल सिटी नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी ये जगह और ये जगह ब्लैंक रहेगी, तो हमें ये पता चल गया कि ए हिस्टोरिकल सिटी नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ए इंडस्ट्रियल सिटी है या फिर ए हिल स्टेशन है। वो हमें क्वेश्चन आगे जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि ए कौन सा है। वैसे ही मतलब एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि मान लो लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है सी इज अ हिल स्टेशन। सी इज अ हिल स्टेशन लिखा हुआ है, तो मतलब हिल स्टेशन के सामने सी पे टिक हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ चीजें रिपीट हो सकती है, मतलब अगर सी हिल स्टेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि सी हिस्टोरिकल सिटी और इंडस्ट्रियल सिटी नहीं होगा। हो सकता है सी हो हिस्टोरिकल और इंडस्ट्रियल भी, हो सकता है ना हो। तो ये एक तरीके, ये हमारा सबसे सिंपल तरीका होता है पजल सॉल्व करने का, टेबल बना के। तो आपको इतना समझ आया कि टेबल हम कैसे बनाएंगे और उसके बाद कैसे टिक करेंगे और कैसे क्रॉस करेंगे। अगर नहीं समझ आया कुछ टिक क्रॉस या पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट, तो आप लिख दो, मैं बता दूंगा फिर से। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया तो बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। तो ये हमारा बेसिक तरीका है, सॉरी, ये हमारा बेसिक तरीका है लिखने का, कि हम कैसे पजल सॉल्व करेंगे। ओके। अब आगे बढ़ते, अब हम एक क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। जो मैंने आपको वर्कशीट दी थी उसका जो पहला क्वेश्चन है, मैं वो आपको जूम इन, अच्छा, अब ठीक है, सॉरी। ओके ओके। सो आप एक बार देख लो, जैसे हमें बोला गया था कि 6 सिटीज है, तो हमने ये ABCDEF 6 सिटीज बना ली। और हमें बोला गया कि 3 कैटेगरीज में उनको हम डिवाइड कर रहे हैं, हिस्टोरिकल, इंडस्ट्रियल एंड हिल स्टेशन। तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरीज लिख ली, और हम मिक्स मैच जो होता है कि ये टिक होगा ये क्रॉस होगा, हम वो करेंगे। अच्छा, तो अब मैं वर्कशीट खोल रहा हूँ, जो वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है हम वो करेंगे। ओके। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि टेबल हम कैसे बनाएंगे,
और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो आप लोग खुद से ट्राई करना, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें एक यहाँ पे चेंज आएगा, ये कलर पर्पल है। आप एक बार लिख दो, अगर सबको क्लियर है तो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पहले टेबल वगैरह का कॉन्सेप्ट। सौरभ, मैं फुल स्क्रीन एक्चुअली कर नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे को आप देख रहे हो क्वेश्चन भी देखना है और ये भी देखना है। अच्छा, मैं एक चीज ट्राई करता हूँ, मेरे को 1 मिनट दो, मैं अपने दूसरे डिवाइस से क्वेश्चन पेपर खोल लेता हूँ और ये फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। आप लोग के पास शीट होगी ना, क्योंकि अगर मैं शेयर नहीं करूंगा ये शीट साथ में तो फिर आप लोग को दिखेगा नहीं। सो अगर आपके पास शीट है तो आप उसको अलग से खोल लो, जो क्लासरूम में मैंने अपलोड की थी। या मैं ऐसे ही पढ़ाऊं ताकि आपको शीट भी साथ में दिखेंगे, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे लिखूंगा मैं। ओके, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करने का ट्राई करता हूँ। अच्छा, शीट के साथ बड़ा, सौरभ अब थोड़ा क्लियर है पहले से स्क्रीन, अब थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है। ओके ओके, गुड। अच्छा, तो अब मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, इन अ कार शोरूम देर आर 7 डिफरेंट कार्स, विज माने दैट आर मारुति, होंडा, Hyundai, टोयोटा, मर्सिडीज, BMW, Fiat. Each car is of a different color. The colors are red, yellow, blue, green, orange, purple, white. सो ये वही बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि हमें अलग अलग कार दे देंगे और उनके अलग अलग कलर दे देंगे, और हमें बताना है कि कौन सी कार किस कलर की है। ओके, अब हम स्टेटमेंट्स पे मूव करते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट पे मूव करेंगे, उससे पहले हम बनाएंगे अपना टेबल जो हमने देखा था। कैसा टेबल? ऐसा वाला ही टेबल। सो हमारे पास कार्स है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ताकि टाइम बचे। सो कार्स है मारुति, तो मारुति, उसके बाद होंडा, उसके बाद Hyundai, टोयोटा, मर्सिडीज, BMW, Fiat। ये थोड़ा टेढ़ा चला गया है तो आप प्लीज उसके लिए मेरे को माफ करना। सो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 कार्स है और फिर इनके 7 कलर्स है, राइट? तो इनके 7 कलर्स हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल में। तो कलर्स है रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड वाइट। ठीक है, ये हमारी टेबल्स। अब इनमें मैं लाइन वगैरह नहीं बनाऊंगा, जैसे कि ये क्योंकि बुक वाली टेबल है तो इसमें इतनी लाइन वगैरह मिली है, हमें एग्जाम के समय टाइम बचाना है, इतना हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना आपको क्लियर है कि ये हमारी टेबल बन गई है? एक बार यस लिख दो अगर समझ आ गया टेबल जो हमारी बेसिक बनी है। ओके ओके, ठीक है, अब ये हमारी बेसिक टेबल बन गई है। अब हम ये जो स्टेटमेंट्स है ये पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
वो हमें सीधा सीधा बोल रहा है कि मर्सिडीज कार जो है, मर्सिडीज इज येलो इन कलर। सो मर्सिडीज येलो है, अच्छा। अब मर्सिडीज यहाँ पे है और यहाँ पे येलो है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। ठीक है। अब क्योंकि मर्सिडीज येलो कलर की है, तो और कोई कार यहाँ पे येलो कलर की हो नहीं सकती। तो मैं बाकी सब जगह पे यहाँ पे कैसे क्रॉस बना दूंगा, क्योंकि और कोई कार येलो कलर की हो नहीं सकती है। इतना समझ आया कि यहाँ पे मैंने टिक क्यों किया और बाकी सब जगह क्रॉस क्यों किया? ओके। ओके। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था कि मर्सिडीज इज येलो इन कलर, तो हमने मर्सिडीज और येलो का टिक कर दिया और बाकी जगह क्रॉस कर दिया, क्योंकि अगर मर्सिडीज येलो कलर की हो गई तो बाकी कोई भी कार येलो कलर की हो नहीं सकती। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टोयोटा इज रेड इन कलर। तो हम वही करेंगे जो हमने मर्सिडीज के साथ किया, ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हम टोयोटा खोजेंगे, यहाँ पे टोयोटा एंड टोयोटा इज रेड इन कलर, तो हम यहाँ पे एक टिक कर देंगे। ओके, और क्योंकि टोयोटा रेड कलर की हो गई, मतलब और कोई गाड़ी रेड कलर की हो नहीं सकती, तो मतलब बाकी हर जगह क्रॉस चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मर्सिडीज को येलो था इसलिए येलो पे टिक किया, वैसे टोयोटा रेड पे था तो हमने रेड टिक किया, और बाकी कोई कार रेड कलर की हो नहीं सकती, तो बाकी जगह क्रॉस होगी। तो अब बेसिकली ये देख रहे होगे कि हम जैसे जैसे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ये स्पेसेस जो ये खुद से भरे जा रहे हैं। तो होगा क्या कि हमेशा जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना पजल में, वो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट्स देगा कि आपका पजल जितना फिल हो सके वो खुद से फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो ब्लैंक्स बचेंगे ना, वो आपको खुद समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वाला ब्लैंक जो है, बस एक मान लो कि, अच्छा मान लो कि होंडा है। ठीक है। और होंडा की ये सारे कलर्स है, कि ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल और व्हाइट। ये चार कलर्स अभी हमें पता है कि होंडा की जो कार है वो इनमें से किसी कलर की हो सकती है। तो अब अगर हमें बोल दे कि होंडा जो है वो ग्रीन कलर की भी नहीं है, ऑरेंज की भी नहीं है, पर्पल की भी नहीं है, व्हाइट की भी नहीं है, इसका क्या मतलब होगा कि वो ना ही कि इन चार कलर की होगी, और क्योंकि ये दो कार्स इन दो कलर्स की, तो वो इन दो कलर्स की भी नहीं हो सकती। तो जो हमारे पास 7 कलर्स थे उनमें से 6 कलर्स हमें पता है कि होंडा की जो कार है वो इन 6 कलर्स की नहीं है, तो हमारे पास बस एक ये ब्लू कलर ही बचा। तो ऑटोमेटिकली जो होंडा की कार है वो ब्लू कलर की हो जाएगी। आपको इतना समझ आया? अगर समझ आया तो आप यस लिख दो, नहीं तो अभी अगला एक स्टेटमेंट जो होगा उससे आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा, आयुष को नहीं समझ आया, ठीक है आयुष, एक सेकंड रुक जाओ, अभी एक स्टेटमेंट आएगा, सौरभ को भी नहीं समझ आया, ठीक है कोई नहीं। अभी एक स्टेटमेंट आएगा, उससे समझ आ जाएगा। ओके। टोयोटा इज रेड है, अब फिएट इज वाइट, तो जैसे मर्सिडीज इज येलो, टोयोटा इज रेड, फिएट इज वाइट, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये हमें सीधा सीधा बता रहा है कि कौन सी कार किस कलर की है। तो हम फिएट के पास जाएंगे, और फिएट वाइट है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, और बाकी जगह क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अब और कोई कार व्हाइट कलर की हो नहीं सकती। ठीक है। तो ये एकदम बेसिक स्टेप है। अब आप एक चीज और देखो कि अच्छा जैसे टोयोटा कार है या मर्सिडीज कार है या फिएट कार है, हमें पता चल गया कि टोयोटा रेड कलर की है, मर्सिडीज येलो कलर की, और फिएट व्हाइट कलर की है। तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि क्योंकि टोयोटा रेड कलर की है, तो टोयोटा ब्लू कलर की नहीं हो सकती, टोयोटा ग्रीन कलर की भी नहीं होगी, टोयोटा ऑरेंज की भी नहीं होगी, और टोयोटा पर्पल की भी नहीं होगी, क्योंकि टोयोटा रेड कलर की है। ये वाली चीज आपको समझ आई कि टोयोटा बाकी कलर्स की क्यों नहीं होती? ठीक है। ठीक है। तो अब जैसे टोयोटा का हमें पता चल गया कि टोयोटा जो है वो रेड कलर की है, तो वो इन सब कलर की नहीं हो सकती। वैसे ही मर्सिडीज जो है वो येलो कलर की है, अब मर्सिडीज येलो कलर की है, तो मर्सिडीज ब्लू भी नहीं होगी, मर्सिडीज ग्रीन भी नहीं होगी, मर्सिडीज ऑरेंज भी नहीं होगी, मर्सिडीज पर्पल भी नहीं होगी।
ठीक है, और व्हाइट तो क्योंकि फिएट है ही तो व्हाइट पहले से क्रॉस हो गया। अब जैसे फिएट व्हाइट है तो मतलब फिएट भी ब्लू नहीं होगी, फिएट भी ग्रीन नहीं होगी, फिएट ऑरेंज भी नहीं होगी, और फिएट पर्पल भी नहीं होगी। तो आप देख सकते होगे कि जब हम एक टिक करते हैं तो उससे हमारा टेबल जो है वो ऐसे भी एक जो वर्टिकल रो है, वर्टिकल कॉलम है, वो भी हमारा भर जा रहा है, और जो हमारा रो है ये वाला, वो भी सिर्फ एक टिक करने से पूरा फिल हो जा रहा है। हमारा पर्पस क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमारा टेबल पूरा फिल हो जाए। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में जा रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मारुति इज नीदर ग्रीन नॉर ऑरेंज नॉर ब्लू इन कलर। मतलब मारुति कार जो है हमारी, वो ना ही की ग्रीन है कलर में, ना ही की ऑरेंज है, ना ही की ब्लू कलर की है। ये हमारा एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये क्योंकि हमें बता रहे कि मारुति इस कलर की नहीं है, हमें ये नहीं बता रहे ये कि मारुति किस कलर की है, बस हमें ये बता रहे कि इस कलर की तो मारुति नहीं है। तो हम पहले मारुति को ढूंढेंगे। मारुति हमें लिखा हुआ है कि ग्रीन कलर की भी नहीं है, ऑरेंज कलर की भी नहीं है, एंड ब्लू कलर की भी नहीं है। यही लिखा हुआ है ना, मारुति इज नीदर ग्रीन नॉर ऑरेंज नॉर ब्लू। ओके, तो अब आप देख सकते होगे कि मारुति के लिए जब हमने, अच्छा पहले इतना समझ आ गया कि मैंने इन तीनों को क्रॉस क्यों किया, ऑरेंज ग्रीन और ब्लू को। हाँ सॉरी, पर्पल होगा। इतना समझ आया कि मैंने इन तीन को क्यों क्रॉस किया। ओके, इस बार मेरे को कम यस मिले पहले से, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जब हमें लिखा हुआ है कि मारुति इज नॉट ग्रीन इन कलर नॉर ऑरेंज इन कलर नॉर ब्लू इन कलर, मतलब क्योंकि मारुति ब्लू इन कलर लिखा है नहीं है तो यहाँ पे भी क्रॉस आएगा, ग्रीन भी नहीं है तो यहाँ भी क्रॉस आएगा, और ऑरेंज भी नहीं है तो यहाँ भी क्रॉस आएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो मारुति के लिए 7 कलर्स अवेलेबल थे, किसी भी कार के लिए जो 7 कलर्स अवेलेबल थे, उसमें से मारुति के लिए हमने 6 कलर्स एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ एक ये वाला जो स्पॉट है, ये वाला जो स्पॉट, पर्पल स्पॉट, बस यही बचा है मारुति के लिए, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। तो मतलब मारुति ऑटोमेटिकली हमारी पर्पल कलर की ही कार है। इतना समझ आया। कि मारुति जो है वो हमारी पर्पल क्यों होगी। ओके, ये एकदम बेसिक जो हमारा पजल सॉल्व करने का मेथड होता है वो यही होता है कि हम टिक क्रॉस करते जाए अंटिल हमें सारे कार्ड्स के सारे कलर्स या जो भी क्वेश्चन है सब कुछ पता चल जाए। अब जैसे आप एक क्वेश्चन देखोगे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यही है कि विच कार इज कलर्ड पर्पल। तो हमें पता चल गया कि मारुति जो है वो है पर्पल कलर की कार, तो हमें एक आंसर मिल चुका है। अब आप देखो कि क्योंकि हमने यहाँ टिक कर दिया मारुति को पर्पल में, तो अब हमें ये भी पता चल गया कि और कोई कार पर्पल कलर की हो नहीं सकती है, और क्योंकि और कोई कार पर्पल कलर की हो नहीं सकती तो यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा, यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हम फिर से अगले क्वेश्चन पे, अगले स्टेटमेंट में जाएंगे। अगला स्टेटमेंट है BMW इज नीदर ब्लू नॉर ऑरेंज इन कलर। ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें भी हमें ये बता रहा है कि BMW कौन कौन से कलर की नहीं है। अच्छा, अब हम BMW को ढूंढेंगे। ओके, और BMW का लिखा है कि BMW इज नॉट ब्लू और ऑरेंज इन कलर। तो यानी BMW ब्लू की भी नहीं है, BMW ऑरेंज की भी नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि BMW इसी कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, क्योंकि BMW और किसी कलर की नहीं है। जैसे हमने मारुति वाला किया कि मारुति हमारे पास सिर्फ पर्पल ऑप्शन बचा था क्योंकि मारुति और किसी कलर की हो नहीं सकती थी, वैसे ही BMW सिर्फ ग्रीन कलर की बची थी हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि BMW और किसी कलर की हो नहीं सकती थी। ये आपको समझ आया कि BMW ग्रीन की होगी, वैसे ही जैसे कि मारुति पर्पल थी वैसे ही BMW ग्रीन कलर की होगी। और क्योंकि BMW अब ग्रीन कलर की हमें पता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास ये कार्स बचे हैं होंडा और hyundai, ये भी ग्रीन कलर के अब नहीं हो सकते, तो हम यहाँ भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आया। ओके,
ओके, सो अब हमारे पास दो ही कार्स बचे हैं, होंडा और hyundai। और हमारे पास कलर्स भी दो ही बचे हैं, तो ब्लू ऑरेंज बचे हैं हमारे पास कलर्स, और हमारे पास दो कार्स बचे, होंडा और hyundai। सो अब हम आखिरी जो हमारा स्टेटमेंट है वो उस पे जाएंगे हम, विच इज होंडा इज ब्लू इन कलर। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सीधा सीधा बोल रहा है कि होंडा किस कलर की कार है। तो हम गए, होंडा ब्लू कलर की कार है, तो हमने यहाँ टिक कर दिया। अब क्योंकि होंडा ब्लू कलर की कार है तो hyundai ब्लू कलर की कार हो नहीं सकती, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। और वैसे ही क्योंकि होंडा ब्लू कलर की है तो अब होंडा ऑरेंज कलर की भी नहीं हो सकती, तो क्रॉस आएगा। तो अब आप देखो कि hyundai के पास भी एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑरेंज कलर होना। तो इसीलिए हमारी hyundai जो है वो ऑरेंज कलर की होगी, और इससे हमारा जो पजल है ये पहला क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ आया सबको बेसिक की पजल कैसे हमने सॉल्व किया? अगर नहीं आया तो मैं एक बार आपको पूरा पजल फिर से सॉल्व करके जल्दी से दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, किसी को, अगर कोई चाहता है कि मैं एक बार जल्दी से पजल फिर से सॉल्व करके दिखा दूं तो आप बता दो, तो मैं ये पजल फिर से सॉल्व करके दिखा दूंगा। A4 B3, A4 Hyundai of orange color, yes, and B3 Maruti purple color, yes। ठीक है, इतना अगर समझ आ गया, ओके ग्रेट, इतना समझ आ गया तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑलराइट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैटेगराइजेशन का ही क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि 6 कार्स या 7 कार्स होगी और 7 कलर्स होगी। जैसे मैंने आपको ये बुक वाला एग्जाम्पल दिखाया था, कि इसमें हमारे पास सिटी वाला एग्जाम्पल दिखाया था कि ये हमारे पास 6 सिटीज है, और ये अलग अलग तरीके के हैं। तीन ही तरीके की सिटीज है, ऐसा ऐसा नहीं है कि 6 सिटीज है तो 6 अलग अलग तरीके के सिटीज होंगे। 6 सिटीज है लेकिन हम इनको तीन ही कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो वैसे ही जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा अलग इसीलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है हमें टिक और क्रॉस ना करना पड़े। इस क्वेश्चन में भी हम टेबल बनाएंगे लेकिन उस टेबल को अलग तरीके से फिल करेंगे। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ ये, या मैं आपको ये टिक और क्रॉस से ही बता देता हूँ, टिक और क्रॉस क्योंकि सबसे इजी तरीका होगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं अगर किसी को कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, कैन वी ट्राई, हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें आपको थोड़े ज्यादा कैटेगरी बनानी होंगी, लेकिन मैं आपको 7 से 8 मिनट दे देता हूँ। अगर आप सब ट्राई करना चाहते हो, आप यस लिख दो अगर आप सब ट्राई करना चाहते हो, नहीं तो ये मैं क्वेश्चन, ओके ठीक है। और कोई भी बता दो अगर कोई अभी कॉन्फिडेंट नहीं हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उस फिर मैं अभी ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो। मैं आपको 47 हो रहे हैं ना, मैं आपको, अच्छा 48 हो गए, तो मैं आपको 7 मिनट्स देता हूँ। 55 पे आप मेरे को ये आंसर्स बताना, ठीक है? मैं इसको अभी फुल स्क्रीन ही कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ओके, 55 पे मेरे को बस म्यूट कर लेने दो। ओके, आवाज आ रही है ना? ओके, हाँ। सो ओके, सब लोग आंसर दे रहे हैं, दैट्स गुड। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, एंड उसके बाद आप अपने आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है? चलो, ओके, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, दैट इज गुड। चलो,
Just 1 second. ये क्या हो रहा है? ओके, सो हमें दिया हुआ है कि ओके हमें दिया हुआ है ऑन अ शेल्फ देयर आर 6 बुक्स ABCDE and F। ओके, एक बार बता दो आई एम ऑडिबल ना, और दोनों चीजें दिख रही थी ना, ये क्वेश्चन पेपर एंड ये स्क्रीन दोनों चीजें दिख रही है ना? ओके ओके ओके, सो मैं स्टार्टिंग से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सो हमें दिया हुआ है कि ऑन अ शेल्फ देयर आर 6 बुक्स ABCDE and F। फिर हमें दिया हुआ है कि बुक्स ABC आर ओल्ड while DE and F आर न्यू बुक्स। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जैसे अब इस क्वेश्चन में अगर हमें ये दिया हुआ है ना कि बुक्स ABC आर ओल्ड, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट भी और नेगेटिव स्टेटमेंट भी है। अच्छा, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि बुक ए या बुक बी या बुक सी जो है वो ओल्ड है। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट इसीलिए क्योंकि अगर वो बुक ओल्ड है तो इसका ये मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि ये बुक न्यू नहीं है। मतलब अगर एबीसी ओल्ड बुक्स है तो मतलब एबीसी न्यू बुक्स तो हो नहीं सकती। सिमिलरली DE and F जो है वो क्योंकि न्यू बुक्स है तो मतलब DE and F जो है वो ओल्ड बुक्स तो हो नहीं सकती। वैसे ही आगे हमें यही चीज कलर में भी करना है और यही चीज हमें टाइप ऑफ बुक में भी करना है। तो हमें आगे दिया हुआ है कि बुक्स A, C and E जो है वो ब्लू कलर के, वाइल B, D and F आर रेड इन कलर। तो फिर से वही कि A, C and E ब्लू कलर के, मतलब A, C and E रेड कलर के नहीं हो सकते, और B, D and F रेड कलर के है तो मतलब B, D and F ब्लू कलर के नहीं हो सकते। फिर हमें दिया हुआ है कि बुक्स A, E and F आर लॉ रिपोर्ट्स while books B, C and D आर वीकली मैगजीन। तो ये हमें टाइप्स ऑफ बुक दे दी कि A, E and F जो है वो लॉ रिपोर्ट्स है, while B, C, D जो है वो वीकली मैगजीन है। मतलब A, E, F अगर लॉ रिपोर्ट है तो वो वीकली मैगजीन नहीं हो सकती, और B, C, D अगर वीकली मैगजीन है तो वो लॉ रिपोर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? एक बार बता दो यस अगर समझ आ गया कि एक ही स्टेटमेंट पॉजिटिव भी क्यों हो रहा है और नेगेटिव भी क्यों हो रहा है। ओके ओके, सो अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, और इस वाले को सॉल्व करने के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि हम टिक और क्रॉस वाला मेथड यूज ना करें। हम टिक और क्रॉस वाला मेथड यूज इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम टिक और क्रॉस वाला मेथड यूज करते हैं तो क्या होता है। उसमें होता कुछ नहीं, सॉल्व हमारा क्वेश्चन हो जाता, बट हमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि देखो हम क्या करते पहले, A, B, C, D, E, F ऐसे बुक्स लिखते। फिर हम अगर शुरू करते ओल्ड और न्यू से तो यहाँ पे ओल्ड लिखते, फिर यहाँ पे न्यू लिखते, फिर यहाँ पे रेड लिखते, फिर ब्लू लिखते, ब्लू रेड, और फिर लिखते कि लॉ रिपोर्ट है या फिर मैगजीन। और उसके बाद फिर हम टिक करते कि जैसे ए जो है वो ए जो है वो ओल्ड है, अगर ए ओल्ड है तो मतलब ए न्यू नहीं होगा। वैसे ही बी ओल्ड है तो बी न्यू नहीं होगा, सी ओल्ड है तो सी न्यू नहीं होगा, DE, F न्यू है। ठीक है, तो आप देखो वैसे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो आगे भी हम ऐसे ही टिक क्रॉस करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे इजी तरीका या इससे सिंपल तरीका हमारे पास होगा कि हम इतना लिखने के बदले खुद ही एक्चुअली लिख दे कि A, B, C, D, E, F जो है वो हम लिखते जाए कि अच्छा A, B, C जो है वो ओल्ड बुक्स है, तो हम यहाँ लिख दे O, और यहाँ लिख दे न्यू न्यू न्यू। फिर हमें लिख दिया कि ACE जो है वो ब्लू कलर की है, तो ACE ब्लू कलर की है तो A ब्लू कलर की है, C ब्लू कलर की है, E ब्लू कलर की है, और बाकी तीन रेड कलर की है, तो ये रेड कलर की है, ये रेड कलर की है, ये रेड कलर की है। फिर फिर हमें दिया हुआ है कि AE, F जो है वो लॉ रिपोर्ट है, सो A लॉ रिपोर्ट है,
ई जो है वो लॉ रिपोर्ट है, और एफ जो है वो लॉ रिपोर्ट है, और बाकी जो है वो मैगजीन है। तो ये मैगजीन है, ये मैगजीन है, ये मैगजीन है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से हमारे लिए ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बुक्स इज ओल्ड ब्लू एंड लॉ रिपोर्ट। तो मतलब हमें ऐसी बुक खोजनी है जिसमें ओ लिखा हो, वो ब्लू हो, और वो लॉ रिपोर्ट भी हो। तो जो ए बुक है हमारी वो हमें दिख रही है कि वो ओ भी है, वो बी भी है, और वो एल आर भी है। तो पहले का ए हो जाएगा, जो ए है उसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इतना समझ आया क्या? आपको ये समझ आया कि मैंने नीचे वाला मेथड क्यों किया और ऊपर वाला टिक और क्रॉस वाला मेथड क्यों नहीं किया? ठीक है। ओके। ओके। तो हमारे ए क्वेश्चन का आंसर हो गया वन, विच इज जो बुक ए है वो हमारा सही आंसर। ओके, बी क्वेश्चन, विच ऑफ दीज बुक्स आर न्यू, रेड एंड अ वीकली मैगजीन। तो मतलब हमें एन, हमें आर, और हमें मैगजीन एम ढूंढना है। तो एन, आर और एम वाले हम देख सकते हैं कि जो डी है उसमें एन भी है, आर भी है, एम भी है। तो मतलब डी जो है हमारी, यानी सेकेंड ऑप्शन, वो हमारा क्वेश्चन टू का आंसर हो गया। ओके। सो आयुष का सही दिख रहा है मेरे को, और सौरभ का भी सही है, बी टू, और कबीर का भी सही है, और किसी का, अनुराग का भी सही है। गौरी ने ई लिखा है, सो आई थिंक गौरी का गलत हो गया ना। हाँ, गौरी का गलत हो गया। ये भी सही है। ओके। ठीक है। गौरी अच्छा, गौरी ने अब चेंज कर ली, ठीक है। ओके। संजना का भी ओके। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज एन ओल्ड ब्लू लॉ रिपोर्ट। ओल्ड ब्लू लॉ रिपोर्ट मतलब ओ, बी और एल आर, ठीक है। तो अब हमें ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दिख रहा था कि ओल्ड ब्लू एंड लॉ रिपोर्ट है, तो दोनों का आंसर तो ए ही है। लेकिन अब देखो कि सी क्वेश्चन में हमारे पास ए ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ई, एफ, सी एंड नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव ऑप्शन का मतलब आपको पता है ना? नन ऑफ द अबव ऑप्शन का मतलब ये होगा कि ऊपर के जो तीन ऑप्शन है वो हमारे आंसर नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है कोई और आंसर हो, लेकिन ये तीन जो है ये हमारे आंसर नहीं है। तो हमें पता है कि ए जो है वो हमारा आंसर है, ई, एफ और सी गलत आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव हो गया। ओके, इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको ये समझ आया? ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? अगर किसी को नहीं आया तो मैं ये दोनों तरीके से, आप जो भी तरीका बोलोगे मैं उससे एक बार आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके। चलो, ओके, ग्रेट। तो अब हम नए क्वेश्चन पे फिर जाते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो सीटिंग अरेंजमेंट पे है। और अभी मैं फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट पे है, ठीक है। उस क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है कि ए, पी, आर, एक्स, एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जेड आर इन द सेंटर, ए एंड पी आर एट द एंड्स, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि पजल्स में मोस्टली हमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ते हैं। मतलब जैसे जो हमने टिक वाला दिया उसमें अभी तक तो हमें सीधा सीधा दिख रहा था कि ये टिक होगा, ये क्रॉस होगा, ये टिक होगा, ये क्रॉस होगा। बट आगे हमें देखना पड़ेगा, आगे के हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि बहुत सारी जगह हमें अलग अलग सिचुएशंस मिलेंगे कि एक ही चीज दो तरीके से बैठ सकती है। कि जैसे ये वाला क्वेश्चन ही ले लो, इसमें लिखा है एस एंड जेड आर इन द सेंटर। तो अब एस एंड जेड सेंटर में है, तो एस जेड के लेफ्ट में है या फिर जेड एस के लेफ्ट में है, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसीलिए इसमें हम दो केस बनाएंगे, एक में एस जेड के लेफ्ट में होगा, एक में जेड एस के लेफ्ट में होगा।
तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि दो केसेस क्यों बनेंगे। ओके, तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, सो इसमें हमारे पास APRXSZ 6 लोग हैं। ओके, 6 लोग एक रो में बैठे हुए, तो हम पहले इनके लिए ब्लैंक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि हमें पता है कि इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे तो हम और भी ऐसे ब्लैंक बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने दो ब्लैंक्स बना लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें लिखा है कि S एंड Z आर इन द सेंटर। सेंटर कौन कौन से जगह हुए, ये वाला सेंटर हुआ और ये वाला। यहाँ दो सेंटर होंगे, यहाँ एक सेंटर हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटर होंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वो 6 है, 6 इवन नंबर है, इसीलिए हमेशा सेंटर पे दो होंगे। अगर हमारे पास आप मान लो 7 होते, यहाँ पे मैं एक अभी के लिए खींच लेता हूँ कि 7 सीटिंग स्पॉट्स होते, तो फिर हमारा जो सेंटर होता वो एक ही होता, फिर दोनों साइड 3 3 होते और बीच में एक सेंटर होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है तो हमेशा सेंटर पे दो होंगे, और उन दो के लेफ्ट में दो और राइट में दो। के इतना आपको समझ आया कि सेंटर में दो क्यों होंगे और एक क्यों नहीं होगा? ओके, ओके, चलो। अब हमें ये पता चल गया कि ये दो जो हमारे सेंटर है, ये वाले, इनमें बैठे हुए एस और जेड। बट अब हम यहाँ पे दो केस इसीलिए बनेंगे। हमारा एक केस बनेगा जिसपे एस यहाँ बैठा है, जेड यहाँ बैठा है, और एक केस बनेगा जिसमें जेड यहाँ बैठा है, एस यहाँ बैठा है। ये आपको समझ आया कि दो केसेस क्यों बनेंगे? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे पजल के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसमें हमें ऐसे अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद ही जाके हमें सही आंसर मिलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में खासकर हमें ऐसे बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो आपको ये समझ आया ना कि दो क्वेश्चंस अलग अलग, हमने दो सेट अलग अलग क्यों बनाए? ओके, सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको समझ आ गया कि दो दो अलग अलग केसेस क्यों बने। सो अब हमने दो अलग अलग केसेस बना लिए। अब हम आगे जाएंगे और हम हर स्टेटमेंट से दोनों केसेस को फिल करेंगे। अगर हमको एक स्टेटमेंट मिलेगा तो हम उससे इसमें भी फिल करेंगे, इसमें भी फिल करेंगे। सो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए एंड बी आर एट द एंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही पंगा आ गया कि सर जो वर्ड स्टार्टिंग में यूज पहले लिख सकते। आयुष क्या लिखा, मेरे को ये डाउट समझ नहीं आया। आप क्या पूछ रहे हो? वर्ड जो स्टार्टिंग में है उसे पहले लिख सकते हैं क्या? कौन से वर्ड को मतलब? हमने यहाँ पे एस लिया ना, यहाँ पे हम एस को, आप क्या ये बोल रहे हो कि एस को यहाँ लिखे? ओ माय वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी क्लियर है क्या या अभी भी ब्रेक कर रही है? सॉरी, कैन यू कंफर्म एक बार कि मेरी वॉइस अभी भी ब्रेक कर रही है क्या? ओके, अब क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके, ओके, आई अज्यूम अब बेटर हो जानी चाहिए, मैंने नेट कनेक्शन चेंज कर दिया है। ओके, 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 कूल, कूल, कूल। ठीक है। आयुष का डाउट था कि एस जो है वो हम पहले लिख सकते हैं कि नहीं। आई थिंक अगर आयुष तुम ये बोल रहे हो कि एस को हम यहाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है ना कि एस और जेड दोनों सेंटर में है, तो मतलब एस या सेंटर वाले कौन से, यही दोनों है।
तो मतलब एस या तो पहले यहाँ आएगा या एस यहाँ आएगा, और क्योंकि एस यहाँ आएगा तो जेड ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा, या फिर अगर एस यहाँ आएगा तो जेड ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा। इतना आयुष क्लियर है या फिर कुछ और डाउट था? ओके 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 गुड। ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए एंड बी आर एट द एंड्स। अब अब फिर से नए केसेस बनाने पड़ेंगे। अब हमें दो नए केसेस और बनाने पड़ेंगे। दो नए केसेस और क्यों बनाने होंगे ये मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो, अगर हम लिख रहे हैं कि ए एंड पी आर एट द एंड, तो इससे दो केसेस इसी में बन जाएंगे कि हो सकता है ए यहाँ हो और पी यहाँ हो। एंड तो हमारे यही दो है, ये वाला और ये वाला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पी यहाँ हो और ए यहाँ हो। सिमिलरली इसमें भी हो सकता है ए यहाँ हो, पी यहाँ हो, या फिर ए यहाँ हो और पी यहाँ हो। ठीक है। इसीलिए हमें अभी दो सेट्स और बनाने पड़ेंगे, तो अब हम दो सेट्स और इनके बना लेंगे। तो ओके, इतना समझ आया कि हमने ये दो सेट्स फिर से क्यों बनाए हैं, ए और पी के? हाँ कबीर, मैं उस पे आ रहा हूँ। आयुष के बजाय बाकी सबको क्लियर है कि हमने ये इतने और केसेस क्यों बनाए, ए एंड पी वाले? ओके, चलो क्लियर, ओके। अब जो कबीर बोल रहा है उस पे आएंगे कि इतना तो हमने बना लिया। अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब आप देखो कि अगर आर को ए के लेफ्ट में सिट करना है, ठीक है, तो यहां पे ए नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यहाँ पे ए होगा तो फिर आर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कोई स्पेस तो है नहीं। तो इसीलिए आर यहाँ नहीं हो सकता, तो मतलब ए यहाँ नहीं हो सकता। ए यहाँ नहीं हो सकता तो मतलब ये हमारा गलत हो गया। ओके, इतना क्लियर हुआ कि हमने इन दो को क्यों क्लियर किया। क्योंकि आर यहाँ पे नहीं आ सकता था लेफ्ट में ए के, इसीलिए ये दो स्टेटमेंट्स गलत हो गए। ये दो जो हमने केसेस बनाए हैं, केस ये वाला और ये वाला, ये हमारे गलत हो गए। ओके। अब हमारे पास दो केसेस बचे हैं। ओके, दो केसेस बचे हैं, और उसमें हमें लिखा है कि आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है। इस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट नहीं लिखेगा, नहीं लगेगा, बट कुछ क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लगता है। अब जब हम ये बोल रहे हैं ना कि आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो मतलब ये तो क्लियर है कि आर इधर कहीं पे आएगा। लेकिन उसका ये मतलब है कि आर यहां भी आ सकता है और आर यहां भी आ सकता है। क्योंकि आर इन दोनों में से कहीं भी होगा तो वो ए के लेफ्ट में ही ना। वैसे सिमिलरली यहाँ भी आर आ सकता है, यहाँ भी आर आ सकता है। ठीक है। तो वो हो तो कहीं भी सकता है दोनों में, लेफ्ट में। इतना समझ आया कि आर इन दोनों जगह क्यों आ सकता है। हमारी स्टेटमेंट पे लिखा है आर इज सिटिंग लेफ्ट टू ए। हमारे स्टेटमेंट में अगर ये लिखा होता कि आर इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू ए, या जस्ट इन लेफ्ट टू ए, या राइट इन लेफ्ट ऑफ ए, तो फिर हमें क्लियर होता कि आर यहीं पे आता। फिर हम ये नहीं बोल सकते थे कि आर यहाँ आएगा। लेकिन अगर हमें लिखा है कि आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो आर यहां भी आ सकता है और आर यहां भी आ सकता है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि आप देखो कि अगर हम पूछे कि ए के रिस्पेक्ट में, इस वाली लाइन में जो सबसे ऊपर की लाइन है, ए के रिस्पेक्ट में जेड कहाँ बैठा है, तो ए के रिस्पेक्ट में जेड लेफ्ट में बैठा है। ए के रिस्पेक्ट में एस कहाँ बैठा है, एस भी लेफ्ट में बैठा है। अच्छा, एस के रिस्पेक्ट में जेड कहाँ बैठा है, सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में एस कहाँ बैठा है, तो
एस जेड के लेफ्ट में बैठा है, बट पी भी तो जेड के लेफ्ट में ही बैठा हुआ है ना, आप ये समझो। अगर हम ये बोले कि हु इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो हम एस को एस बोलेंगे। लेकिन अगर हम हमसे पूछे कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो हम एस भी बोलेंगे, हम पी भी बोलेंगे। ये चीज समझ आई? ओके, ओके। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए जब हमारे पास कुछ आगे नहीं दिया हुआ हो और हमारे पास ऑप्शन ना हो, ठीक है, और हमें ऑप्शंस देख के भी नहीं समझ आए कि आर को यहाँ प्लेस करेंगे या फिर आर को यहाँ प्लेस करेंगे, उस केस में ही सिर्फ हम ऑटोमेटिकली आर को यहाँ प्लेस करेंगे जब ऐसा स्टेटमेंट हो। लेकिन मान लो कि अगर आगे कोई स्टेटमेंट लिखा रहता कि आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, और फिर लिखा होता कि मान लो, अच्छा पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, तब हमारे पास एक ही स्पेस खाली बची है, ये वाली। और इस स्पेस के लिए एक ही कैरेक्टर हमारे पास बचा है, वो कैरेक्टर हमारे पास कौन सा बचा है, एक्स बचा है, राइट। तो हम यहाँ एक्स लिख लेंगे, यहाँ एक्स लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज टू द राइट ऑफ पी, तो यहाँ पे एक्स है आंसर। अब यहाँ पे भी बात वही है कि आंसर कहने को तो जेड भी आंसर सही है, एस भी आंसर सही है, ए भी आंसर सही है दोनों केसेस में। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में ही हमें दिख रहा है कि वो कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज नहीं किया है, इसीलिए हमारा आंसर एक्स होगा और बाकी सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। ये चीज समझ आई? ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, राइट नेक्स्ट टू लेफ्ट और लेफ्ट का? ओके। मैं अगली क्लास में अगर अभी, हाँ, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और एक्चुअली। सो अगली क्लास भी मोस्ट प्रोबेबली हम पजल्स के ही करेंगे, लेकिन अब आगे हम थोड़ा अगली क्लास में थोड़े कॉम्प्लेक्स पजल्स लेंगे, ठीक है। वो पजल्स, वो उस लेवल के पजल होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ऐसे पजल्स भी आएंगे आपके पेपर में, लेकिन इससे थोड़े कॉम्प्लेक्स पजल्स भी आएंगे आपके पेपर में। तो अगले क्लास में हम वो वाले लेंगे और उनमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, राइट नेक्स्ट टू वाला और नेक्स्ट टू वाला। ओके। सो अब अगर मान लो कि ऐसा ही सिमिलर हमारे पास सिचुएशन रहता कि ये छह होते और हमारे पास ऐसी दो ब्लैंक्स बचे रहते, ठीक है, और हमारा पहला स्टेटमेंट तो यही होता कि आर इज लेफ्ट ऑफ ए, आर इज लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता कि आर यहां भी आ जाता, आर यहां भी आ जाता। लेकिन फिर अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट होता कि एक्स इज राइट ऑफ जेड, एक्स इज राइट ऑफ जेड। अच्छा, अगर एक्स जेड के राइट में है तो फिर एक्स या तो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, और ये वाला स्पॉट तो ए ले चुका, तो मतलब एक्स यहां होता, तो उसमें आर हमारा यहां बैठ जाता। आपको ये समझ आ गया कि अगर हम हमें आगे ये दे देता कि एक्स इज राइट ऑफ जेड, तो फिर हमको आर को यहां पे बैठाना पड़ता। ठीक है, ओके। सो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, जिसमें लोग लाइन से बैठे हुए होते हैं। तो अब जैसे लोग यहाँ पे ऐसे वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली बैठे हुए थे, ऐसे ही हो सकता है कोई क्वेश्चन होता है जिसमें लोग ऐसे वर्टिकली बैठते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है फ्लोर्स का, उसमें क्या होता है कि आपको अपार्टमेंट जो होते हैं, बिल्डिंग जो होते हैं, उनका फ्लोर दे देते हैं कि ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। और आपको बोल दिया जाता है कि एक्स का घर फिफ्थ फ्लोर पे है, ए का घर थर्ड फ्लोर पे है, बी जो है उसका घर सेकंड फ्लोर पे नहीं है, बी का घर फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं है, बी का घर ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं है। तो उससे हमें पता चल जाता कि अच्छा, तो बी का घर फिर यही हो सकता है। ये जो होते हैं ये भी लीनियर अरेंजमेंट ही होते हैं, बस इसमें ये वर्टिकल हो, सॉरी हाँ, ये वर्टिकल हो गए और ये वाले हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। ये भी लाइन ही हुई, ये एक अलग तरीके की, ये वर्टिकल लाइन हुई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ठीक है। क्वेश्चंस दोनों में एक ही तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अब वैसे ही एक हमारा आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट का।
ओके, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला ही लेते हैं। सो फोर्थ वाले मूव करने से पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। उसके बाद फोर्थ वाला हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। फिफ्थ वाला आप लोग घर से कर लेना, और अगर फिफ्थ वाले में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। गौरी को कोई डाउट है? गौरी? ओके, 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 ऑलराइट। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। एफ, और उसके बाद स्टेटमेंट्स ये हुए कि एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ये इमीडिएट राइट है, याद रखना। जैसे हमने पहले बोला था कि इमीडिएट लेफ्ट अलग चीज हुई और लेफ्ट अलग चीज हुई, वैसे यहाँ पे एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई लिखा है। फिर लिखा है ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। फिर हमें लिखा है सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। उसके बाद हमें लिखा है पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, ओके। अब हम इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना चाहोगे, मैं आपको टाइम दूं या फिर मैं ये खुद से करके दिखाऊं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। ओके, आप 1 मिनट ये क्वेश्चन पढ़ लो। 1 सेकेंड। आप 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। यू ट्राइड बट यू आर कंफ्यूज्ड, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। लिखा हुआ है कि 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, एंड दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, अब पहली बात की नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, तो ऐसे होता है हमारे डायरेक्शंस। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, फेसिंग द नॉर्थ है मतलब कि अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लो ए, फेसिंग द नॉर्थ है मतलब वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। अगर हमें बोल देते कि ए इज सिटिंग टू फेसिंग द साउथ, तो मतलब ए का फेस इस तरफ होता। अब इससे फर्क क्या पड़ता, आप ये समझो। मान लो कि हमें लिखा होता, जैसे आप पहला ही स्टेटमेंट लिखो, देख लो। पहला स्टेटमेंट है कि एफ जो है इज सिटिंग इन द इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो अगर ई हमें नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये बनेगा। लेकिन मान लो अगर ई साउथ फेस कर रहा है ना, सॉरी, ई अगर साउथ फेस कर रहा है तो फिर ई का लेफ्ट इस साइड होगा और एफ इस साइड बैठेगा। इतना आपको समझ आया? अगर आप अभी देख रहे हो तो आपके राइट साइड यहाँ पे है, राइट आपका। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ उल्टी तरफ देख रहे हो तो आपका राइट इस साइड होगा। ये चीज आपको समझ आई कि नॉर्थ और साउथ होने से क्या डिफरेंस होता है? ओके, ओके, ठीक है। तो आप हमेशा क्वेश्चन में ये सबसे पहले ध्यान रखना कि डायरेक्शन क्या दी हुई। अच्छा, रिपीट, ओके, ओके, वेट, आई रिपीट। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आप ये देखो, डायरेक्शन से हमें पता है कि ये नॉर्थ इस साइड है, साउथ इस साइड है, ईस्ट इस साइड है, वेस्ट इस साइड है। ठीक है,
हमें क्वेश्चन में कभी बोल सकते हैं कि जितने भी पर्सन है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कभी बोल सकते हैं जितने भी पर्सन है वो साउथ फेस कर रहे हैं, कभी बोल सकते हैं जितने भी पर्सन है वो ईस्ट फेस कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में लिखा है कि पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो भी पर्सन है वो इस साइड फेस कर रहा है ऐसे, क्योंकि हमारा नॉर्थ आप देखो ऐसे इस साइड फेस कर रहा है। बट अगर हमें बोल दे कि पर्सन साउथ फेस कर रहा है, तो साउथ फेस कर रहा है तो पर्सन ऐसे इस साइड फेस करेगा, क्योंकि साउथ इस साइड है हमारा। ठीक है। अब आप देखो कि अगर हमें बोला है इस पर्सन के राइट में एक दूसरा पर्सन बैठा है, तो अगर हम नॉर्थ वाला केस ले तो नॉर्थ वाला ऐसे दिख रहा है तो उसका राइट ये हुआ। ठीक है। आप अगर यहां से सीधा जाओ और आपको बोले कि सीधा जाके राइट लो, तो सीधा जाके राइट आपका इस साइड हुआ। तो जो भी इसके बगल का पर्सन राइट में बैठा होगा वो इस साइड बैठा होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन मान लो यहाँ पे ऐसे साउथ फेस कर रहा है और इसको बोला जाए कि तुम सीधा जाओ और सीधा जाके राइट लो, तो वो ऐसे तो सीधा जाएगा लेकिन उसके बाद वो राइट इस साइड लेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो राइट इस साइड है ना। आपको ये समझ आया कि जब आप साउथ में बैठे हो तो आपका राइट इस साइड होगा और आपका लेफ्ट इस साइड होगा। आयशा आयशा, ये समझ आया कि अगर मैं बोलूं कि साउथ में पर्सन फेसिंग है और उसके राइट में कोई बैठा है, तो वो पर्सन यहां बैठा होगा, लेकिन अगर नॉर्थ में कोई बंदा बैठा है तो उसका राइट वाला पर्सन यहां बैठा होगा। ओके। राइट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में जितने भी लोग हैं, 7 लोग हैं, सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो पहले तो हम एक बार ऐसे इनकी सीटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एंड हम पहले से एक और बना लेते हैं कि अगर दो केस बनाने हो तो फिर एक पहले से बना हुआ रहेगा हमारे पास ये। ठीक है। अब हमें लिखा हुआ है कि F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। मतलब अगर E यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है मान लो, तो F उसके जस्ट राइट में यहाँ पे ऐसे होगा, क्योंकि E नॉर्थ फेस कर रहा है तो F यहाँ पे होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि ई यहां पे नहीं बैठ सकता। इतना आपको क्लियर हो गया, क्योंकि अगर ई यहां पे बैठेगा तो एफ को यहां बैठना होगा, लेकिन एफ तो यहां बैठ ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो ई कभी भी यहां नहीं बैठेगा, इसके बजाय ई कहीं भी आए उसके जस्ट राइट में एफ आ जाएगा। इतना आपको समझ आया? ओके। ओके। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमने इतना सा सेव कर लिया। अब ई यहाँ पे कहीं भी बैठ सकता है, हमें कुछ नहीं पता है कि ई कहाँ बैठेगा। और अब 1 2 3 4 5 6 स्पॉट से जहाँ ई बैठ सकता है, तो अब हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं पेपर में कि हम बैठ के 6 अलग अलग केस बनाएंगे ई के लिए। तो उसके बदले हम यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ देंगे कि ई एफ ऐसे बैठेंगे, और हम आगे अगले स्टेटमेंट में पढ़ जाएंगे, ताकि हो सकता है हमें अगले स्टेटमेंट से थोड़ी हेल्प मिल जाए कि ई एफ कहाँ बैठेंगे। ओके। सो अब हम सेकेंड स्टेटमेंट में हैं। सेकेंड स्टेटमेंट गोज कि ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। फोर्थ टू द राइट ऑफ जी का मतलब ये है कि मान लो अगर जी यहां बैठा है, सॉरी थोड़े स्पेस कम है यहाँ, यहाँ मान लो कि जी अगर यहाँ बैठा है तो उसके फोर्थ टू द राइट, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा ई, क्योंकि जी नॉर्थ फेस कर रहा है तो राइट इस साइड होगा। तो ई, तो जी के फोर्थ टू द राइट होगा ई। जी के फर्स्ट टू द राइट ये हुआ, सेकंड टू द राइट ये हुआ, थर्ड टू द राइट ये हुआ फोर्थ टू द राइट ई। ओके। इससे हमें क्या पता चल रहा है? अच्छा, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जी की पोजीशन तो वही होगी, ठीक है, जहां से 4 स्पेसेस राइट में हो। मतलब अगर हमारा जी यहां आ जाए तो जी यहां आ नहीं सकता, क्योंकि फिर ई राइट में और ई की स्पेस नहीं है। ठीक है। वैसे ही जी यहां भी नहीं आ सकता, जी यहां भी नहीं आ सकता, जी यहां भी नहीं आ सकता। ठीक है। जी यहाँ क्यों, यहाँ भी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि फोर्थ टू द राइट है, तो अगर यहां से फोर्थ टू द राइट देखें तो यहाँ पे कहीं पे आता है ई, लेकिन यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। ओके। सो मतलब हमारा जी इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं और इधर से भी नहीं। ऐसे ही जी यहाँ भी चारों जगह नहीं आ सकता। यहाँ जी आ सकता है। नहीं, एक्चुअली अब आप देखो, अगर हम जी को यहां रख दे तो ई यहां आता,
लेकिन ई यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि हमने पहले देखा कि ई यहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ई यहां आ जाएगा तो एफ यहां आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जी जो है वो यहां भी नहीं आ सकता। इतना आपको समझ आया? ये वाला पार्ट आपको समझ आया कि जी यहाँ पे भी क्यों नहीं आ सकता, मतलब जी इतने सारे जगहों पे क्यों नहीं आ सकता? ये आपको समझ आया? 1 सेकेंड, ओके ओके। देखो, मैं एक बार एकदम स्टार्टिंग से ये जी वाली चीज आपको समझा देता हूँ। ओके, आई होप ई तक आपको समझ आ गया होगा। मैं जी से समझाता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप ये देखो, क्वेश्चन में पहले तो हमें ये बोल दिया था कि E इज टू द इमीडिएट राइट, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। तो हमने ये बनाया था। ठीक है, और उससे हमें ये पता चला था कि E यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर E यहाँ पे आएगा तो F को यहाँ डालना होगा और F यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। तो अगर G यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 E को यहाँ आना पड़ेगा। इतना आपको क्लियर हुआ कि ई फोर्थ टू द राइट ऑफ जी अगर है तो कैसे सीटिंग बनेगी इनकी? ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें इतना पता चल गया कि इनकी सीटिंग जो होगी वो ऐसी कुछ होगी। ये हमने एक बॉक्स बना लिया कि अच्छा हमारे पास ये दो चीजें। अब देखो, अब हमें जी को ऐसी जगह प्लेस करना होगा अब कि ई यहां भी आ सके, ई यहां भी आ सके। ठीक है, अब देखो, जी अगर हम यहां रखते हैं तो उसके राइट में ई आना है, तो ई यहाँ पे आ नहीं सकता। ई यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है ई के बैठने के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर हम जी को यहाँ रखते हैं तब भी ई यहाँ नहीं आ सकता। अगर हम जी को यहाँ रखते हैं तब भी ई यहाँ नहीं आ, तब भी ई नहीं आ सकता। अगर हम जी को यहाँ रखते हैं तब भी ई नहीं आ सकता। इतना आपको समझ आया कि यहाँ तक में, इस वाले पोर्शन तक में जीई यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता ई? क्योंकि 4 स्पेसेस है ना, तो ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे फोर्थ जो होता वहां पे ई को आना होता। लेकिन वहां पे तो ई आ नहीं सकता क्योंकि वहां कोई स्पेस ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ भी नहीं आएगा। इतना आपको समझ आया कि यहाँ तक में जी क्यों नहीं आ सकता? ओके, ठीक है, यहाँ पता चल गया। अब ये वाला, ओके, अब ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जी मान लो अगर हम रखे, अगर हम यहाँ पे जी रखे तो उस हिसाब से ई यहाँ प्लेस हो जाता। लेकिन ई यहाँ पे इसीलिए प्लेस हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पहले देखा था कि ई के जस्ट राइट में एफ बैठेगा। अब अगर हम यहाँ पे ई प्लेस करते हैं तो एफ को यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्पेस है ही नहीं ना, तो इसीलिए हम ई को यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ आई कि हम ई को यहाँ प्लेस क्यों नहीं कर सकते हैं? ओके, और क्योंकि हम ई को यहां नहीं प्लेस कर सकते और हमें पता है कि ई जो है उसके फोर्थ टू द लेफ्ट जो है उस पे जी बैठेगा, जैसे जी के फोर्थ टू द राइट पे ई है वैसे ई के फोर्थ टू द लेफ्ट पे जी है। तो अगर ई यहां नहीं आ सकता तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि जी यहां नहीं आ सकता। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चला कि जी के लिए दो ही स्पॉट बचे हैं। जी या तो यहां आएगा या जी यहां आएगा। यही दो स्लॉट्स हमारे पास बचे हैं जी के लिए। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। अब हमारे पास इतना हो गया। अच्छा, तो अब हमारे पास दो केसेस बन रहे, तो हम इन दो केसेस को फिल भी कर देते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जी लिख देते हैं, एक जी यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, अब अगर हमने जी यहाँ पे लिख दिया तो ई जो है वो फोर्थ टू द राइट है, तो 1 2 3 4 ई यहाँ आ जाएगा। और ई यहाँ आ जाएगा तो हमें पता है कि ई के जस्ट राइट में एफ है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें 1 2 3 4 ई यहाँ आ गया और ई यहाँ पे है तो एफ यहाँ आ गया। इतना सबको समझ आया कि ये दो केसेस कैसे फिल किए मैंने?
ठीक है, एक सेकंड दो मेरे को, मैं चार्ज पे लगा लूं। चलो, ओके। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। अच्छा, सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी से हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि अगर बी यहाँ है और डी यहाँ है तो सी बीच में होगा, क्योंकि नेबर का मतलब क्या है कि वो उसके जस्ट बगल में है। अब प्रॉब्लम हमारी ये आ रही है कि ये भी हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है। यहाँ भी हमारे पास दो केसेस बने। पहला तो नेबर का मतलब क्या हुआ? नेबर का मतलब ये हुआ कि जस्ट बगल में, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बी इज द नेबर ऑफ सी, तो अगर सी यहाँ है तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि सी इज द नेबर ऑफ बोथ बी एंड डी, तो मतलब वो बी का भी नेबर है, वो डी का भी नेबर है। और उसका मतलब ये हुआ कि सी को बीच में ही आना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर सी को मैं यहाँ लिख देता तो फिर वो बी का नेबर तो नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए, या फिर अगर मैं सी को यहाँ लिख देता तो फिर वो डी का नेबर नहीं रहता। इसीलिए मेरे को सी को हमेशा बीच में ही रखना पड़ेगा ताकि वो दोनों का नेबर रहे। लेकिन इसमें हमारे पास दो केसेस हो रहे हैं कि डी यहाँ बी यहाँ हो सकता है या बी यहाँ डी यहाँ हो सकता है। ये वाली चीज समझ आई? ये वाली चीज समझ आई कि दो केसेस क्यों बन रहे हैं और ये वाला पोजीशन ही क्यों बना कि सी बी और डी के बीच में क्यों आया। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि हमारे पास फिर से दो क्वेश्चन, दो ऑप्शंस बन गए, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, हमें ये दिख रहा है कि ये तीन जो है ये तीनों कहीं भी अगर जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे, ठीक है। कहीं भी प्लेस होंगे तो ये प्लेस तो वही होंगे जहाँ तीन स्पॉट्स खाली हो। तो तीन स्पॉट्स कहाँ खाली है? इस वाले केस में यहाँ पे तीन स्पॉट्स खाली है, इस वाले केस में यहाँ पे तीन स्पॉट्स खाली है। तो हमें इतना तो पक्का हो गया कि बी सी डी अगर आएंगे तो यही आएंगे। लेकिन हमें इतना पक्का नहीं है कि इसमें बी और डी की पोजीशन क्या होगी। हमें इतना पक्का है कि जो हमारा सी होगा वो तो बीच में ही होगा, तो हम यहाँ पे सी को लिख सकते हैं दोनों केसेस में, यहाँ भी और यहाँ भी। इतना तो हमें पता है कि सी यहाँ आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी आएगा यहाँ या डी आएगा। और वैसे ही इनमें से कोई भी केस हो सकता है। वैसे ही यहाँ भी, यहाँ डी भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो सकता है, यहाँ डी होके यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ आई कि सी तो पक्का डेफिनेटली सेंटर में क्यों होगा और डी और बी में से कोई भी कहीं भी हो सकता है, और ये तीनों को हमने यहीं पे क्यों प्लेस किया। इतना आपको समझ आया? ओके, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया ना? अब हम चलते हैं आखिरी वाली स्टेटमेंट में। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स। अच्छा, तो डी अगर हमारा मान लो यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है, तो डी के थर्ड टू द लेफ्ट, तो डी क्योंकि हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है तो हमारा लेफ्ट इस तरफ हुआ। इसमें थर्ड पोजीशन, ये वन, ये टू, ये थ्री, तो ये पोजीशन जो भी ये होगी डी की थर्ड टू द लेफ्ट। अब हम यहाँ पे अपने केसेस देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें क्या बोला है कि जो भी थर्ड टू द लेफ्ट है डी के वो एंड में है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके आगे यहाँ पे कोई कोई बंदा नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट पर्सन होना चाहिए, मतलब ये वाला जो है ना कॉल, ये वाला जो स्पेस है बैठने का, इस स्पेस की बात कर रहे हैं हम। ये स्पेस जो है ये है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी वाला स्पेस, ठीक है। इतना आपको समझ आया कि ये वाला स्पेस क्यों होगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, क्योंकि और ये वाला ही क्यों एंड लिया हमने। ठीक है, ठीक है। तो अब ये हमें पता चल गया कि जो ये वाला स्पेस है ये है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अगर ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी है तो मतलब डी यहाँ पे ही हो सकता है, जो ये वाला पोर्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला, ठीक है।
वैसे ही अगर यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन है, लेकिन इस पोजीशन पे तो सी हमारा फिक्स्ड है। हमें पता है कि सी तो डेफिनेटली यहाँ बैठेगा, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है उस हिसाब से तो यहाँ पे डी को बैठना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो ये केस लिया है ना, ये केस ही गलत हो गया। और जो ये वाला केस है जिसमें डी बैठा हुआ है यहाँ पे और बी बैठा हुआ है यहाँ पे, हमारा ये वाला केस सही हो जाएगा, ये वाला केस गलत हो जाएगा जो हमने खुद अभी लिखा हुआ है। बी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा। और क्योंकि बी डी यहाँ बैठ गए और बाकी सबकी भी पोजीशन फिक्स्ड है, तो हमारा एक पर्सन जो बचा जो कि ए होगा, हाँ ए है, उसके लिए एक ही स्पॉट बचा, वो स्पॉट ये है। ठीक है, तो इससे ये जो है ये हमारी अरेंजमेंट बन गई फाइनल। बाकी सारे हमने नेग्लेक्ट कर दिए क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गए स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि हमें पता चला कि जहां हमें डी को सिट करना है वहां सी पहले से फिक्स है, तो वो चीज गलत है। तो ये वाला पोजीशन ही हमारा बचा सिर्फ, और इससे हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है हु आर टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सी यहाँ पे, तो सी के लेफ्ट में बी एंड जी, ये होगा आंसर। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि मैंने क्या किया एंड में, मैंने कैसे डी को बैठाया और मैंने बाकी चीजों को क्रॉस आउट क्यों किया? ओके, ग्रेट। ओके, ग्रेट। सो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमें ये पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के कैसे करने। इसमें हमें एक ये नेबर वाला प्रिंसिपल डेफिनेटली याद रखना है कि नेबर अगर दो लोग के हैं तो दो लोग के बीच में ही नेबर आएगा। ठीक है, ये हमें डेफिनेटली याद रखना है। हमने जो पहले एक प्रिंसिपल सीखा था, जस्ट लेफ्ट, इमीडिएटली लेफ्ट, और लेफ्ट में अंतर क्या होता है कि अगर यहाँ पे बी बैठा है तो बी के जस्ट लेफ्ट में सी है, लेकिन बी के लेफ्ट में जेड और सी दोनों है। हमें ये चीज याद रखनी है। और हमें मेन सबसे ज्यादा पजल सॉल्व करते हुए कभी भी ये याद रखना है, खासकर सीटिंग अरेंजमेंट में, कि हमें बहुत सारे केसेस के साथ शुरू करना है। और जैसे जैसे हम स्टेटमेंट्स आगे पढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे हमारा पजल या जो हमारा अरेंजमेंट है, तो खुद से स्टेटमेंट्स, जैसा आपने इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि खुद से स्टेटमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन से चार चीजें जो हमें पजल के समय याद रखनी है। ओके, इसके साथ आज की क्लास मैं एंड कर रहा हूं। हमने आज पजल्स के इतने क्वेश्चन किए। ये फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग प्लीज ट्राई करना कि घर से आप लोग करो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग ये सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, अब कल मैं फिर से आऊंगा, कल मैं मैथ्स की क्लास करूंगा। उसके लिए मैंने डीआई की शीट अपलोड की हुई है। ओके, तो आप बस एक बार पढ़ लेना, आप एक बार ऊपर से देख लेना, अगर आप सॉल्व करना चाहो कर लेना, बट एटलीस्ट एक बार ऊपर से देख लेना। एंड कल डीआई सॉल्व करेंगे। डीआई प्लीज कर लेना, आपके क्लैट में डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कल आऊंगा मैं। कल आके डीआई भी ऐसे ही जैसे आज पजल किया वैसे कल डीआई। आयशा की बीच में क्लास मिस हो जाती है। आयशा क्या हुआ, नेट में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बीच में वैसे क्लास मिस हो जाती है, आई थिंक ये क्लास अपलोड भी होती है ना? अगर, हाँ आई थिंक ये क्लास अपलोड, अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो आयशा उस केस में अगर आपको क्लास अभी मिस हो रही है तो आप रोजा के चक्कर में अगर मिस हो रहा है तो आप ठीक है, आप क्लासेस ऑनलाइन शायद अपलोड होती है ना साइट पे, तो आप वहां से देख लो बाद में क्लास जाके। बट आप कभी भी ये ट्राई करना कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास जो आप अटेंड करने वाले हो उससे पहले ये वाली क्लास आप देख लेना। ठीक है, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो जो भी ये क्लास की रिकॉर्डिंग है आयशा, वो देख लेना। बस ये हमेशा ट्राई करना कि जो भी नेक्स्ट क्लास आप अटेंड कर रहे हो उससे पहले आप रिकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि आगे अगर वही क्लास वही टॉपिक कंटिन्यू होगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ना। इसीलिए आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना जब भी क्लास मिस हो रही है। और किसी को अगर कुछ भी बात करना हो तो मैं अभी 2-3 मिनट रुक जाता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने क्लास खत्म कर ली है, तो अगर आपको लीव करना है तो आप लीव कर सकते हो। कल हम डीआई पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं है या कुछ भी क्लास से रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना है। मैं कौन से कॉलेज में हूँ? मैं एनयूजेएस कोलकाता में ही हूँ। जितने टीचर्स हैं आपके मोस्टली सारे
सिलॉजिज्म एक्सप्लेन करना, सिलॉजिज्म मैं आपको नेक्स्ट वीक पजल्स के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको सिलॉजिज्म ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं, मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ, मैं रहता दिल्ली में हूँ। नेक्स्ट मॉक कबीर मेरे को आइडिया तो नहीं है नेक्स्ट मॉक कब है, बट आई थिंक नेक्स्ट वीक होगा शायद, क्योंकि शायद क्वेश्चन पेपर उसका बन रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होगा, मैं आपको पूछ के बता दूंगा, नीरज अपलोड कर देगा क्लासरूम पे कि नेक्स्ट मॉक कब भी है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है जी एंड बी बोथ, क्योंकि हमने देखा था कि डी सी का जो लेफ्ट था उसमें जी और बी यही तो बैठे हुए थे, तो इसीलिए फोर्थ का आंसर जी एंड बी बोथ हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। आई एम नॉट ऑडिबल। संजना, समझ आया? ओके, ओके। कबीर को प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके कबीर, सो मैं आपको आप अगर टेलीग्राम पे हो कबीर, तो एम के पांडे करके एक बुक है। ओके, एम के पांडे आप डाउनलोड कर लो, या फिर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ओके, मेरे पास एक यूज्ड कॉपी है ऑनलाइन, तो मैं क्लासरूम पे एम के पांडे अपलोड कर दूंगा। एम के पांडे में एकदम एंड का जो एक्सरसाइज है, ये जो बुक है ये एम के पांडे ही है जिससे मैं आपको भी दिखा रहा था, ठीक है? तो इसमें जो एंड का एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस वगैरह है। तो एम के पांडे इज अ गुड बुक। आपकी जो लॉजिक वाली आर एस अग्रवाल है उसमें भी बहुत सारे पजल्स हैं, और वो एकदम स्टैंडर्ड पजल्स है, मतलब एम के पांडे, आर एस अग्रवाल, अगर आप इनसे पजल्स कर लो तो आपके पेपर के लिए वो इनफ हो गया। मैं एम के पांडे तो अभी अपलोड कर दूंगा आपके क्लासरूम में। ओके, चलो, किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो वो लीव कर सकते हो। ओके, चलो फिर, आई होप क्लास नहीं है तो आई विल ऑल्सो लीव, टेक केयर एंड या गुड नाइट, एंड कल हम मैथ्स की क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, चलो, बाय बाय।